वक्फ बोर्ड सीधे सीधे भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड सीधे सीधे भारत की धरती को कब्जाने का एक जरिया है। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया और केरल में 1600 साल पुराने मंदिर पे वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। पाकिस्तान तो मुस्लिमों के लिए भी रहने के लिए सबसे खराब राष्ट्र है। पाकिस्तान नहीं है, वो कुफरिस्तान है। देश आजाद हुआ, कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, वोटिंग हुई कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जयंत कृपलानी को 1 वोट मिला, कामराज को 1 वोट मिला, सरदार पटेल को 14 वोट मिले, जवाहरलाल नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला, तो वो प्रधानमंत्री क्यों बना। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, टाटा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रेलवे घोटाला, इतनी अच्छी है कांग्रेस। प्रज्ञा मिश्रा यादव नाम है उनका, जो वीडियो में रिपोर्टर होके कहते हैं राहुल जी एक बार मुझे देख लो, बस एक बार देख लो, मेरा दिन बन जाएगा। वो प्रज्ञा मिश्रा यादव सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, अखिलेश यादव की चमचागिरी, राहुल गांधी की चमचागिरी करती हैं। कांग्रेस कैसी थी? कांग्रेस अच्छी है। शासनकाल में कोई बढ़िया काम बताइए। काम ही अच्छे करती है कौन है। एक वो दो जमीन, मुसलमानों के लिए कुछ काम करा था कांग्रेस ने? जमीन में कोई घाटा हो जाता है, किसान कोई घाटा हो जाता है, अब विकास तो देती है। कांग्रेस इतनी अच्छी है, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ करा? इनको बता रहा हूँ कांग्रेस कितनी अच्छी है। 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, टाटा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, रेलवे घोटाला, इतनी अच्छी है कांग्रेस। अभी बीजेपी ने क्या करा? चलिए आप मुझे कांग्रेस के शासनकाल में उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा करा हो तो वो मुझे 5 काम बता दीजिए। देखे जो भाजपा ने नहीं करे लेकिन कांग्रेस ने करे हैं, 5 काम बढ़िया बता दीजिए। देखे ये बतावे कांग्रेस ने जो भी काम करा मुसलमानों के लिए वो अच्छे ही करा। हाँ, तो क्या करा है बताइए। बता दीजिए मुझे। 2004 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अगर उस टाइम पे मैं अरे कांग्रेस ने मुसलमानों को बोला कि पत्थरबाजी करो, दंगे करो, टेररिस्ट बनो, ये सब करो, यही सब चीज तो बोला है। देखिए अगर सच में कांग्रेस इन लोगों का हितैषी होता तो आज कितने बड़े बड़े सर्वोच्च पोस्ट पर मुसलमान हैं, IAS, IPS, बड़े बड़े इंजीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि बस इन लोगों को तालीम देना नहीं था। अगर वो तालीम इनको मिलता तो वो सवाल पूछते। आज जैसे देखिए इनके पास में कोई जवाब नहीं है। आज वक्फ बोर्ड के पास में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? जिसके पास खाने को पैसा नहीं, वो उसके पास में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। ये कैसे मान लें हम आपका? अरे वक्फ बोर्ड क्या था? कोई किसी की भी जमीन पे दावा ठोक देते थे कि ये वक्फ की जमीन है, ये वक्फ की जमीन हो जाती थी। और उसके बाद में इसमें सिर्फ हिंदू ही परेशान नहीं थे, हिंदू की जमीन को तो था ही, मुसलमान भी परेशान थे इससे। अच्छा, ये बताइए 1 मिनट सवाल। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया और केरल में 1600 साल पुराने मंदिर पे वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। 1600 साल पुराने मंदिर पे केरल में दावा कैसे कर रहा है वक्फ बोर्ड, जब इस्लाम धर्म ही 1400 साल में आया? तो ये समझ में आती नहीं है बात। पता है इसका जवाब? इसका जवाब दे दो। देखिए इनकी बात का मेरे पास कोई जवाब उस टाइम पर मैं नहीं था, छोटा सा था। और ये बात बता रहे हैं। ये क्यों मुद्दा उठता है जब सरकार के अधीन नहीं है, सरकार का कोई हक नहीं है, फिर वो चाहती है कि वक्फ के ऊपर बजट भी एलोकेट हो? देखिए जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर बना था ना, तो मस्जिद के लिए अलग जगह दी गई थी, आपको सबको पता है। और वहाँ मस्जिद का काम स्टार्ट भी है। और यही है बीजेपी सरकार कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं वो मुझे लग रहा है सरकार के अधीन ही नहीं है तो संपत्ति कैसे मांग सकती है वो वक्फ के लिए? देखिए मांग सकते हैं क्योंकि सरकार में बैठे बाल। देखिए ऐसा है, वक्फ जो शब्द है ना, एक हमारी रिपोर्टर है बहन प्रज्ञा मिश्रा, तो उन्होंने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वक्फ का मतलब ये है कि अगर कोई राजा और उसका पुत्र शराबी हो जाए और वो सत्ता को खराब करने लगे तो वो उस संपत्ति को जो उसके बाप के द्वारा कमाई गई है उसको बेच नहीं पाएगा। वक्फ का ये मतलब है। तो वक्फ की जितनी भी संपत्ति है देश में, वक्फ का मतलब ये नहीं है। पहले 1 मिनट मेरी बात हो जाए। वक्फ का मतलब ये नहीं है। वक्फ की संपत्ति, कोई भी संपत्ति बेची नहीं जा सकती है, पहली बात तो ये है। वक्फ का मतलब ही नहीं है ये। 1 मिनट मैं आपकी भी सुनूंगा। आप मेरे वक्फ की कोई भी संपत्ति बेची नहीं जा सकती है। और अगर वक्फ की संपत्ति का 3 मेन काम है, 1 मिनट सुनिए। मदरसे बनाना, मस्जिद बनाना, कब्रिस्तान बनाना। अभी 1 हफ्ता पहले 10 दिन की खबर है, यूपी में 219 मदरसे कागजों पे चल रहे हैं। 219
तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं? मदरसा एक्ट जो है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बात रखी और उनकी बात को माना गया। मदरसा एक्ट में कुछ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ थोड़ा सा चेंज किया, ज़्यादा नहीं किया। तो मतलब ऐसा है कि देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर, ये लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र का मतलब, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसी लाल किले से सामने 2-3 बार कहा, और वो अकेले प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने संसद में भी ये कोट किया कि देश को आगे ले जाने में अब तक की सभी राज्य सरकारों और सभी केंद्र सरकारों का योगदान है। और अगर हम कांग्रेस को ये देखते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 56 साल कांग्रेस ने शासन किया, तो देश में जितने IIT, IIM यूनिवर्सिटीज़ जो बनाई, और आपको एक एग्जांपल दें, सरदार पटेल की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनाई हुई है, उस सरदार पटेल बांध का उद्घाटन भी पंडित नेहरू ने किया था। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पिछले, मोदी जी खुद कह रहे हैं कि देश को आगे ले जाने में सभी राज्य सरकारों का और सभी केंद्र सरकार का इनको जवाब देना पड़ेगा। सुनिए मैडम, बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा, जाना मत। देश आजाद हुआ, कांग्रेस कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, वोटिंग हुई कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जयंत कृपलानी को 1 वोट मिला, कामराज को 1 वोट मिला, सरदार पटेल को 14 वोट मिले, जवाहरलाल नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला, तो वो प्रधानमंत्री क्यों बना? देखिए एक बात कहूँ, जवाब दीजिए। 2014 के बाद से एक यूनिवर्सिटी आई जिसका का नाम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सर मैं सर आपने ये वक्त का डेफिनेशन कहाँ से पढ़ा? वक्त का डेफिनेशन मैं इनको बताता हूँ। रिपोर्टर का नाम लिया था, सुनिए, प्रज्ञा मिश्रा। जो कौन है और उसका आपने सुन लिया। नाम नहीं है उनका, प्रज्ञा मिश्रा यादव नाम है उनका, जो वीडियो में रिपोर्टर होके कहते हैं राहुल जी एक बार मुझे देख लो, बस एक बार देख लो, मेरा दिन बन जाएगा। वो प्रज्ञा मिश्रा यादव सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, अखिलेश यादव की चमचागिरी, राहुल गांधी की चमचागिरी करती हैं। ऐसे पत्रकारों के ये यहाँ पर कोट करेंगे। मैं बताता हूँ वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड सीधे सीधे भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड सीधे सीधे भारत की धरती को कब्जाने का एक जरिया है। पहले पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश बनवा लिया, अब देश को बीच में से तोड़ने के लिए 9.41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन आज वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे और आर्मी के बाद में सबसे ज्यादा कैसे आई है? 2013 में मनमोहन सरकार ने क्यों अमेंडमेंट करके वक्फ को इतनी ताकतें दे दी? क्या आज़ादी के समय पर जब सरकार बनी थी क्या वक्फ बोर्ड था? क्या क्यों जोड़ा गया वक्फ बोर्ड को? और अगर वक्फ बोर्ड जोड़ा गया तो इस देश में किस मंशा से वक्फ बोर्ड को जोड़ा गया और सनातन बोर्ड नहीं बनाया गया? इसका जवाब दे दो। एक तरफ आप कहते हो देश सेकुलर है, एक तरफ आप ये चिल्लाते हो देश सेकुलर है, फिर इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ जाता है, फिर इसमें वक्फ बोर्ड आ जाता है। मंदिरों पे सरकार का कब्जा होगा, मस्जिद के मौलानाओं को सरकार सैलरी देगी। कैसे भैया? क्यों भैया? आपको बताएं। और आप बता रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप बता रहे हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपका अभी ज्ञान पता चल गया प्रज्ञा मिश्रा यादव का, और उसके बाद में अभी और आप बातें करोगे तो मैं बताऊंगा राहुल गांधी की जो यूनिवर्सिटी है ना, पप्पू यूनिवर्सिटी, वहां का ज्ञान लेके आए होंगे, पक्की बात है। इन्होंने ये कहा ना मस्जिद इमामों की, जो कि सिर्फ 250 इमाम, और उनकी भी 17 महीने से सैलरी पेंडिंग, कोई पैसा उनको दिया नहीं। जब ग्रंथियों की केजरीवाल ने घोषणा करी तो उन्होंने ये कहा था, इमामों ने, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी, उन्होंने ये कहा था ग्रंथियों से कि भैया तुम्हें क्या देंगे, हमारी 17 महीने से पेंडिंग है सैलरी। तो वो तो ढकोसला था, हाँ कुछ महीने आई होगी कि हम सैलरी देंगे। देखिए असल बात ये है, मैं एक मीडिया के घराने से हूँ, जो देश के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, जैसे अभी मध्य प्रदेश में उनको आकांक्षी युवा कह दिया गया है, जनता खुश हो जाएगी। बेरोजगारी, जनता के पास रोजगार नहीं, गरीबी, भुखमरी। अभी महाकुंभ में कितने लोगों की डेथ हुई, क्या वहाँ पे हुआ? आयोजन था, बड़ा अच्छा आयोजन हुआ, लेकिन थोड़ा सा दुर्घटना। लेकिन मक्का में 900 लोग मारे गए थे, पूछो इनसे क्यों मारे गए थे? एक सेकंड 2014 से पहले, सही नहीं, वो सही कह रहे, 2014 से पहले ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये कतर के जो किंग आए थे उनको खुद हवाई अड्डे से रिसीव करके लेके आए। असल बात ये है, और आपको वो, मेरे पास वो फोटो भी है, संसद में जब ओम बिरला जी दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए लोकसभा के, तो राहुल गांधी और मोदी जी ने एक दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया। तो ये सिर्फ पब्लिक लड़ पड़ती है, जबकि अंदर से सारे नेता एक हैं। सुनिए, वक्त का मतलब आपको बताना है। एक सेकंड रुक जा, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भाई साहब अभी हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बता रहे थे, अब सारा ज्ञान वहीं से लेकर आ रहे हैं। अरे भैया वो नेता विपक्ष है, वो प्रधानमंत्री हैं, दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन कर दिया, इसमें गलत क्या हो गया? और इन्होंने कतर की फोटो देख दी। कतर छोड़ो भाई साहब, दुबई में मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, वो भी तो बता दो ना।
वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाएगी। प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। मैं इनको सुनिए आप ये मोदी जी हमारे, ये हमारा भारत है। सुनिए ये है हमारा। सुनिए, वो आपके हिसाब से मेरा मतलब सवाल है, मुस्लिम नहीं। देश बना दे क्या? इसमें दोनों तो मौलाना बैठे हुए हैं ना। मोदी जी भी तो है ना। नहीं, मोदी जी बीच में, मगर एक हिंदू तो नहीं है उसमें। मैंने ये दोनों तो- मौलाना बैठे हुए हैं। मैंने इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना मैंने दे। कहा कि लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है ना 82% भारत में हिंदू है, तो ये हिंदू देश तो ऑटोमेटिक है ही है, इसे बनाने की जरूरत है। जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ये कहेगा ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, संवैधानिक रूप से तो नहीं है, लेकिन जहाँ 82 और 18 का अनुपात हो, वहाँ कौन कह सकता है कि वो 82 खतरे में? पहली बात तो यह संभव है। और भारत का जो असल शत्रु है ना, सही मायनों में, हम किसी छोटे देश का नाम ले लेते हैं, वो नहीं है। भारत को जो संकट है वो चाइना से है, जिस पे कोई बात नहीं करता है। अब आप सुनकर जाइएगा। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक नहीं है। यही तो हमारी डिमांड है ना, संवैधानिक करो। क्यों नहीं करते हो? जिस देश के जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, क्यों पड़ा? चाहे कोई भी तमाम आए हो, तमाम आपका विदेशी आक्रांता आए, सबने इसको क्या बोला? हिंदुस्तान। सुनिएगा, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को आज इन्होंने कम से कम ये तो माना, हाँ ये हिंदू राष्ट्र है। हम यही तो चाहते हैं कि जब पाकिस्तान बना, भारत से जन्म हुआ उसका, वो आपका मुस्लिम राष्ट्र हो गया। बांग्लादेश हमारी बदौलत बना और वो अगले दिन मुस्लिम राष्ट्र हो गया। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। एक अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, तो उससे क्यों पेट में दर्द होता है? आपको एक चीज बताएं, 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, प्रचार कर रहे थे 1 साल में, तो पटना के गांधी मैदान में वो रैली करने गए थे और वहाँ बम धमाके हो गए थे। तो ये बात उन्होंने खुद संसद में कोट की है कि मैंने उस समय रैली में ये कहा था, क्योंकि जब बम धमाके हो जाते हैं तो आदमी चुनावी भाषा नहीं बोलता है वहाँ पे। तो उन्होंने जनता से ये कहा था कि हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है, क्या मुसलमान के साथ लड़ना है या गरीबी के साथ लड़ना है? और फिर उन्होंने यही सवाल मुसलमानों से पूछा था कि क्या आपको हिंदुओं से लड़ना है या गरीब? और फिर उन्होंने कहा था कि आइए बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ हो रहे। तो उन्होंने ये चीज़ कही थी कि बिना लाग लपेट के मैंने ये चीज़ कही थी। तो ये मोदी जी की बहुत अच्छी बात है। देखिए, हिंदू 82 और 18 का अनुपात है, तो इसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है ये राष्ट्र कौन सा है। और यही एक ऐसा राष्ट्र है, हम किसी शायर ने कहा है कि अगर स्वर्ग कहीं है रहने के लिए, जैसे हम कहते हैं कश्मीर, वो दूसरे हिसाब से कहते हैं, लेकिन मैं एक मुसलमान के हिसाब से भी कहता हूँ, अगर दुनिया में कोई देश रहने के लिए, मुसलमान के लिए, तो वो भारत है, भारत है और भारत है। तो हिंदू के लिए रहने के लिए भारत के अलावा कोई एक देश नहीं है जहाँ वो सुरक्षित और आजाद अपने महसूस कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो रहा है बांग्लादेश में? अटल बिहारी, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है? जब इंदिरा गांधी का शासन था, उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने साक्षात दुर्गा कहा था इंदिरा गांधी जी को। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला कि ये जो मुस्लिम है, भारत जो है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आजाद रह रहे हैं। तो क्या हिंदू अपने आप को ये नहीं सोच सकता कि भारत को छोड़ के ऐसा कोई देश है जहाँ वो सुरक्षित और आजाद अपने आप को महसूस कर सकते हैं? नहीं, तो एक बात बताइए, कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदू के साथ, बांग्लादेश की मैं बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश अलग है। बांग्लादेश का अलग क्यों है? आज आपको बताएं, दुबई में बहुत सारे नॉन मुस्लिम जाके कारोबार करते हैं और उनके साथ कोई समस्या नहीं होती है। बांग्लादेश आपने अलग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर, ये तो सब भाई साहब, कतर को तो अभी अमीर आए थे, मोदी जी खुद हवाई अड्डे से। और आपको एक बात बताएं, आपको एक बात बताएं, आपसे सवाल भारत की जो अल्पसंख्यकों के माइनॉरिटी के बारे में 23% से पाकिस्तान में 23% से 2% पे कैसे आ गए? 27% बांग्लादेश में वो 1% पे कैसे आ गए? और अभी जितनी विभत्स घटनाएं हुई बांग्लादेश में, क्या आपने एक बार भी उसको कंडम करा क्या? पाकिस्तान को तो हाँ। और सुनो, भारत के अंदर आप छोड़ो, आप कह रहे हो कहीं नहीं होता, मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर कश्मीर से 7 लाख पंडितों को रात कैसे निकाल दिया गया? गिरजा टिक्कू को कैसे काट दिया गया? आप जवाब दे दीजिए। और कन्हैया लाल दर्जी को किस बेस पर मारा गया? क्या नारा देकर मारा गया? जवाब दे दीजिए मुझे। पाकिस्तान के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तो मुस्लिमों के लिए भी रहने के लिए सबसे खराब राष्ट्र है। पाकिस्तान नहीं है, वो कुफरिस्तान है। और इसी जामा मस्जिद पे, इसी मौलाना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अक्टूबर 1947 में जाके ये सीढ़ियों पे खुतबा दिया था, इंडियन मुस्लिम से कहा था
पाकिस्तान मत जाना, हिंदुस्तान में रहना है। हमारा वतन, हम पैदा यहीं हुए हैं और यहीं मरेंगे। ज़मीन पे घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है, हम भारत में रहते हैं। तो धर्म और उसके बाद में सुनिए, और उसके बाद में हम संभल कर देते हैं, उसके बाद में हम हल्द्वानी कर देते हैं, उसके बाद में हम दिल्ली कर देते हैं, उसके बाद में हम कहीं पर भी सड़क जाम कर देते हैं, उसके बाद में हम लाई लाई लल्ला कह के गर्दन काट देते हैं, उसके बाद में हम कश्मीरी पंडितों को भगा देते हैं। मुख्य मुद्दों से भगा देंगे और यहाँ पर आकर गोल 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 जलेबी की बातें करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी, ये नहीं चलेगा अब इस देश में। अब समय आ गया है वक्फ बोर्ड को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और उखाड़ फेंकेंगे या तो इस देश में वक्फ बोर्ड समाप्त होगा और नहीं तो सनातन बोर्ड बनेगा। सीधी बात। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।